वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संविधान के भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता देखी थी। इस वीडियो में हम लोग संविधान का भाग 3 में मौलिक अधिकार को प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं मौलिक अधिकार के कुछ सामान्य तथ्य। ठीक, इसके बाद हम लोग जो आपके मौलिक अधिकार हैं तो उन अधिकारों के बारे में अलग अलग से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये आपके संविधान के किस भाग में है, तो ये संविधान के भाग 3 में है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के मध्य में रखा गया है, तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत जो है आपके मौलिक अधिकारों को रखा गया है। ठीक है, जो आपका संविधान का भाग 3 है यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक, ये संविधान का भाग 3 भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया ये आपके भारत का अधिकार पत्र किसको कहा जाता है, तो संविधान के भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार को कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, तो इसे लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उस समय जो संविधान सभा बनी थी तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। तो वहाँ पे अलग अलग समितियाँ बनाई गई थी। तो जो मौलिक अधिकार के लिए समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे आपके वल्लभ भाई पटेल। कब, कहाँ पे, संविधान सभा जो बनाई गई थी संविधान निर्माण के समय, उसकी बात हो रही है। ओके, इसके अलावा देखें यहाँ पे जो ये आपका मौलिक अधिकार है ये नागरिकों को किस किस तरह के अधिकार प्रदान करता है, तो ये सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो सामाजिक और राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार की बात इसमें नहीं की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आर्थिक अधिकार नहीं देता है, ये देता है आपका सामाजिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। कौन, मौलिक अधिकार। ठीक है, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो कुल 6 जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अभी तो वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 6 हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो है मूल रूप में कुल कितने, 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन क्या हुआ कि 6 हो गए। तो 44वां संविधान संशोधन जब हुआ 1978 में, तो वहाँ पर एक जो आपका मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके कहाँ रख दिया गया, तो इसे संविधान के भाग 12 में रखा गया। तो पहले देखिए मौलिक अधिकार किस भाग में थे, तो 3 में थे। तो भाग 3 से उठा करके इसको भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रख दिया गया। और इसे कौन सा अधिकार बना दिया गया, तो ये जो मौलिक अधिकार था ये बन गया आपका कानूनी या फिर विधिक अधिकार। ठीक है, तो इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। ठीक, तो यही वाला एक अधिकार जब हट गया तो अब वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं। तो ये आपका जो संपत्ति का अधिकार था ये आपके किस अनुच्छेद में था, तो पहले जो संपत्ति का अधिकार था ये भाग 3 के अनुच्छेद 31 में भी था और अनुच्छेद 19(1) च में भी स्थित था। ठीक है, तो ये 2 जगहों पे आपका संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था। तो इसे हटा करके कहाँ पे रख दिया गया, अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया संविधान के भाग 12 में, भाग 12 के अध्याय 4 के अंतर्गत। और कौन सा संविधान संशोधन था, हमेशा पूछा जाता है, तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन था। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये आप जरूर याद रखेंगे। इसमें जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये इन अनुच्छेदों के अंतर्गत जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं या फिर केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो केवल भारतीयों वाला आप याद रख लेंगे। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका 14 है, 20 है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इसमें जो आपके निहित मौलिक अधिकार हैं ये प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हैं। ठीक है, गैर नागरिक हो या फिर कोई संस्था हो, गैर नागरिक मतलब आपके भारत का नहीं है, अगर दूसरे देश का भी है तब भी उसको ये सारे अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, आपको कौन सा याद रखना है, आपको रखना है केवल भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 आप याद रख लेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो अपने आप समाप्त हो जाता है, तो अनुच्छेद 19।
ठीक है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जब आपका आपातकाल की घोषणा होती है, ठीक है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, तब जो है आपका कौन सा अनुच्छेद अपने आप समाप्त हो जाता है? तो अनुच्छेद 19 जो है ये स्वतः समाप्त हो जाता है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति हैं वो कोई अधिसूचना जारी करके जो अन्य मौलिक अधिकार हैं उनको भी निलंबित कर सकते हैं, यानी कि 19 तो आपातकाल की घोषणा होते ही अपने आप समाप्त हो जाएगा। इनके अलावा जो अन्य मौलिक अधिकार हैं उसको राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है? एक अधिसूचना जारी करके समाप्त कर सकता है। लेकिन एक चीज़ जो आपको और ध्यान रखनी है कि ये है आपका अनुच्छेद 20 और 21, ठीक है, ये आपका समाप्त नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी, ठीक है। जब आपका आपातकाल की घोषणा हुई 352 के तहत तो अनुच्छेद 19 अपने आप समाप्त हो गया। इसके अलावा अन्य मौलिक अधिकारों को जो है राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं एक अधिसूचना जारी करके, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ऐसा है कि इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, चाहे आपका कोई भी क्या हो, किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल लगा हो, ठीक है। तो ये कुछ तीनों पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर याद रखना। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं और ये जो है राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं, ठीक। ये आप याद रखना कि मौलिक अधिकार जो है ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। राज्य क्या कर सकता है? इसको समाप्त नहीं कर सकता है, इसको ख़त्म नहीं कर सकता है, आपको जो है ये अधिकार मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए सकारात्मक होते हैं लेकिन राज्य के लिए क्या होते हैं? नकारात्मक। ओके, व्यक्ति के लिए सकारात्मक क्यों? क्योंकि व्यक्ति को ये अधिकार मिलते हैं और व्यक्ति उन अधिकारों का उपयोग भी कर सकता है। लेकिन राज्य के लिए नकारात्मक क्यों? क्योंकि राज्य जो है इन अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो याद रखना कि व्यक्ति के लिए क्या है मौलिक अधिकार? सकारात्मक, लेकिन राज्य के लिए क्या है? नकारात्मक होते हैं। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 24 को छोड़ करके अन्य मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। इसका क्या मतलब है? निरपेक्ष नहीं है का क्या मतलब है? यानी कि जो संसद है ये मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध आरोपित कर सकती है, ठीक है। तो ये समाप्त तो नहीं कर सकते हैं, ठीक। आपको बताया गया कि राज्य के लिए नकारात्मक, यानी कि समाप्त नहीं कर सकते मौलिक अधिकारों को, लेकिन उस पर कुछ जो है युक्ति संगत प्रतिबंध लगा सकते हैं, कुछ शर्तों के साथ कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 17 पर कोई प्रतिबंध नहीं और अनुच्छेद 24 पर भी ये कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। यह अस्पृश्यता उन्मूलन है और ये बाल श्रम वाला है, ठीक है। तो इनको छोड़ करके और जो भी मौलिक अधिकार हैं उन सब पर थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन समाप्त नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये भी एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 12। तो अभी आपको बताया गया कि मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं, तो 12 से लेकर के 35 तक हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद 12 है, इसमें क्या है? तो अनुच्छेद 12 में आपके राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य है क्या, ठीक है। राज्य शब्द का यूज यहाँ पे किया जाएगा पूरे आपके संविधान में, तो राज्य शब्द की यहाँ पे परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें समाहित हैं? तो भारत सरकार और संसद, ठीक है, ये सभी राज्य हैं। राज्य सरकार और राज्य का विधानमंडल, ये भी आपके राज्य के अंतर्गत आएंगे। सभी स्थानीय प्राधिकारी, जो आपके नगर निगम अधिकारी हैं, यहाँ तक कि जो आपके पंचायत अधिकारी हैं, ये सब भी क्या कहे जाएंगे? ये सब भी आपके राज्य के ही पार्ट हैं, ठीक है, ये सब भी राज्य कहे जाएंगे। अन्य प्राधिकरण यानी कि कोई संस्था, ऐसी संस्था जिसमें 51% हिस्सेदारी सरकार की हो, जैसे कि आपका विद्युत विभाग, ठीक है। अगर जिसमें 51% या उससे अधिक की हिस्सेदारी सरकार की है तो वो भी आपके राज्य के अंतर्गत ही आएगी। तो ये राज्य की परिभाषा में ये सारी चीज़ें समाहित है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को क्या कहा जाएगा? राज्य कहा जाएगा। इसके अलावा आप याद रखना अनुच्छेद 12 में तो ये परिभाषा दी ही गई है। इसके अलावा राज्य की जो परिभाषा है ये अनुच्छेद जो है 36 में भी दी गई है, ठीक है। सेम परिभाषा आपको अनुच्छेद 12 में मिलेगी और सेम परिभाषा अनुच्छेद 36 में मिलेगी, जो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। उसमें भी ये आपकी 36 में भी यही परिभाषा दी गई, अनुच्छेद 12 में भी यही परिभाषा दी गई है। तो 12 तो आपकी राज्य की परिभाषा बता रहा था। अब देखते हैं अनुच्छेद 13 क्या करता है। तो अनुच्छेद 13 ये आपका न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है, यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी अगर ऐसा कानून बनाती है जो मूल अधिकारों को
ख़त्म करती हों या कम करती हों तो उसे जो है न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसमें देखते हैं राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा का अधिकार। ठीक है, कि वे कानून संविधान सम्मत हैं या नहीं। अगर संविधान सम्मत कानून नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कानूनों की समीक्षा कर सकती है। यानी कि राज्य ने कोई कानून बनाया और वो जो है अगर संविधान सम्मत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकती है। ऐसा जो है कहाँ पे है? अनुच्छेद 13 में ऐसा कहा गया है। ठीक है, यदि राज्य कोई ऐसी विधि यानी कि कानून बनाता है जो मौलिक अधिकारों को छीनती हो, ठीक है, या तो वो संविधान सम्मत नहीं है, या फिर अगर मौलिक अधिकारों को छीन रही हो, या फिर मौलिक अधिकारों को न्यून करती यानी कि कम करती हो, ठीक, या फिर समाप्त करती हो, ठीक है, तो जो न्यायालय है उस विधि को शून्य यानी कि उस कानून को एकदम शून्य कर सकती है यानी कि ख़त्म कर सकती है, या फिर उसे असंवैधानिक या विधि के मात्रा तक शून्य यानी कि जहाँ तक कानून कहता है, ठीक है ना, वहाँ तक उसको ले आके उसके बराबर, मतलब उस कानून से अगर अधिक कुछ चीज़ें कह दी गई हैं उस कानून जो आपका ये कानून बनाया गया था, ठीक है, तो उसको उसके बराबर तक ले आकर के शून्य कर सकती है। समझे इसको? यानी कि जो है अगर कानून के विरुद्ध कोई चीज़ बन रही है या फिर मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है तो जो आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं ये उस कानून की समीक्षा कर सकते हैं और उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं या फिर उसको समाप्त करने का भी अधिकार इन्हें दिया गया है। ठीक, न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी कि न्यायिक जो आपका कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 13 में पृथक्करण का सिद्धांत है। यह सिद्धांत भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद में भी आया था। तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो आपका अनुच्छेद 13 के अंदर पृथक्करण सिद्धांत है ये किस वाद में, यानी कि अलग अलग केस होते हैं ना, उस केस से भी संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका अनुच्छेद 13 में जो पृथक्करण का सिद्धांत है ये आपके भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य जो आपका केस हुआ था उसमें जो है ये बात आई थी। ठीक है, तो ये आप पॉइंट याद रखना। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे 6 मौलिक अधिकार हैं जो आपके नागरिकों को प्राप्त हैं। तो ये आप ये वाला इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ठीक है, ये आपका समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है। फिर आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है आपके अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आपका अनुच्छेद 23 और 24 में है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, एजुकेशनल एंड कल्चरल फ्रीडम, अनुच्छेद 29 और 30 में। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सा अधिकार जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगर ये आपको याद रहेगा तो आप काफ़ी क्वेश्चन ऐसे ही कर लोगे। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 तक है। ठीक, तो इस तरह से आप याद कर लेना, और ये कौन कौन से अधिकार हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न में पूछ लेता है कि कौन सा निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, तो ये 6 अधिकार आपको याद होने चाहिए। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, इन अधिकारों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, एक वीडियो में हम लोग समता का अधिकार, एक में स्वतंत्रता का अधिकार, एक में आपका शोषण के विरुद्ध और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और एक वीडियो में आपका शिक्षा एवं संस्कृति तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को पढ़ लेंगे। तो आगे जो है इसके 4 वीडियो और आएंगे। ठीक है, उन 4 वीडियो में हम मौलिक अधिकार को पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए।